अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम नॉलेज 3.5 स्टार्ट करेंगे, ग्रेड 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। आज के जो हमारे दो एसएलओज हैं, बड़े सिंपल से एसएलओज हैं। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव कैटाइंस एंड नेगेटिव एनाइंस फ्रॉम एटम्स। सेकेंड एसएलओ है इंटरप्रेटेट एंड यूज द सिंबल ऑफ एटम एंड आइंस। आइंस और एटम के लिए किस तरह का हम सिंबल यूज करते हैं वो हमने बताना है। फ्रेंड्स, इन दोनों एसएलओ यानी इस नॉलेज को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि कल अगर हम अपना एसएलओ देखें, कल हमने हर चीज क्लियर कर ली थी। मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि छोटी सी बात है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर ये हमारे एसएलओ का पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये वो डिवाइस थी जिसके बारे में मैंने कल बोला था हम सीखेंगे कि ये काम कैसे करती है। और इस डिवाइस का काम क्या था, थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूं। मुझे ये जानना है कि नियॉन के कितने आइसोटोप हैं, तो ये मशीन मुझे बताएगी। मुझे ये जानना है कि मैग्नीशियम के कितने आइसोटोप हैं, तो ये मशीन मुझे बताएगी। मुझे ये जानना है कि क्लोरीन के कितने आइसोटोप हैं, तो ये मशीन मुझे बताएगी। तो ये मशीन काम कैसे करती है? वैसे तो आप बड़ी क्लासों में जाके इसकी बहुत सारी टाइप्स पढ़ोगे, ऑलमोस्ट सबका प्रिंसिपल मिलता जुलता ही होता है। तो मैं आपको सबसे आसान और सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ इस डिवाइस को समझाऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप ये फुल स्क्रीन इसको देखें इसका, तो इस कंटेनर में, इस तस्वीर में सबसे पहले आपको ये कंटेनर नजर आ रहा है। ओब्वियसली ये कंटेनर किसके लिए यूज किया जा रहा है? गैस के लिए यूज किया जा रहा है। अगर हमारे पास सैंपल लिक्विड होता तो हम कभी ये कंटेनर यूज ना करते। हम तो ये कंटेनर यूज कर रहे हैं, मजबूरी है। गैस चूंकि हमारा मैटर गैस के अंदर है, तो अब जैसे ही सैंपल को हम ट्रांसफर करेंगे तो आपको तीन तरह के कलर्स नजर आ रहे हैं। अब ये तीन तरह कलर में से जो ब्लू कलर है वो नियॉन 20 को शो करता है, जो रेड कलर है वो 21 को शो करता है, और जो ग्रीन कलर है वो नियॉन 22 को शो करता है। तो बताने का मतलब है कि इसमें ऑलरेडी नियॉन कितनी तरह का है? तीन तरह का है। वो तो कलर मैंने आपको समझाने के लिए लगाए हैं, वैसे असल में इसका कोई कलर नहीं। आगे चलते, तो पहला जो हमारे पास पार्ट होता है उसको मैंने यहां पर नंबर 1 नाम दिया हुआ है। तो अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है? इफ यू हैव अ सैंपल दैट सॉलिड और लिक्विड, यू कैन टर्न इनटू अ गैस यूजिंग अ हीटर। अगर आपका सैंपल सॉलिड होगा या अगर आपका सैंपल लिक्विड होगा, तो आपने पहले उसको चेंज करना है गैस के अंदर। हमारा तो ऑलरेडी गैस में है, तो हमें इस जगह हीटर लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सवाल है गैस में क्यों? देखें बेटा, अगर गैस के पार्टिकल्स के बिहेवियर को जानते हैं आप, तो वो पार्टिकल दूर दूर होते हैं और वो मूव भी कर सकते हैं, क्योंकि सैंपल ने इस पूरी मशीन के अंदर क्या करना है? मूव करना है। तो सैंपल को किसकी हालत में होना चाहिए? गैस की हालत में होना चाहिए। इसलिए कोई भी सैंपल आप लोगे सॉलिड लिक्विड में, अगर वो है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको कन्वर्ट करना होगा। किसके अंदर कन्वर्ट करना होगा बेटा? गैस के अंदर कन्वर्ट। हमारा तो ऑलरेडी गैस की फॉर्म में है। अब आगे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, जरा देखिएगा। अब ये सैंपल आगे ट्रांसफर हुआ, आगे एक पॉजिटिव प्लेट लगी है, आप देख सकते हैं, और ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। यानी डेफिनेटली ये दोनों प्लेट्स बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं। बैटरी के पॉजिटिव के साथ एक जगह हमने लगाया हुआ है और एक प्लेट को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा हुआ है। लेकिन अभी इस तरह है कि जैसे ही ये सैंपल इस प्लेट के अंदर से गुजरेगा, यहां से गुजरेगा, तो आप नोटिस करें इसके नीचे एक ब्लू कलर की सरफेस है। ये देखिए, ये ब्लू कलर की सरफेस है ये। अब इस ब्लू कलर की सरफेस को अगर मैं थोड़ा जूम करूं, तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं? इस ब्लू कलर की सरफेस के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज, अच्छा, इस ब्लू सरफेस को नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है? शाबाश, इलेक्ट्रॉन ट्रैपर। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रैपर? इसको पसंद है कि मेरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स आए। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये यहां पर शो करना है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की बेटा डेफिशिएंसी है। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है।
अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से होगा क्या, इसको चूंकि इलेक्ट्रॉन पसंद है तो ये क्या करेगा, ये देखिए इसके ऊपर एक रिबन लाइक कॉइल लगा हुआ है, यहां पर ये देखें ये कॉइल लगा हुआ है टंगस्टन मेटल का। इस मेटल को जब जूम करके देखेंगे तो ये देखें ये रेड कलर का एरिया जो मैंने जूम किया हुआ है, इसके अंदर बेटा आपको क्या नजर आ रहे हैं, शाबाश, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। अब खुद सोचो नीचे वाली सरफेस पे क्या चार्ज है, शाबाश, नीचे वाली सरफेस पे पॉजिटिव, इस मेटल में क्या मौजूद है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगी, सरफेस ऊपर से नीचे क्या खींचेगी, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगी। अब जब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे आएंगे और सैंपल जब जा रहा होगा तो शाबाश, फर्ज करो कि मैं वो सैंपल हूं और मैं ऐसे जा रहा हूं और अचानक मेरे सर पे ईंट गिर जाए, समझ रहे हैं आप। अब अचानक ये सैंपल जा रहा है और ऊपर से इसके ऊपर क्या थ्रो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो होगा क्या, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी निकल आएंगे। जाहिर सी बात है ना, सैंपल के ऊपर से जब इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से जब टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे। जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकल आते हैं तो बेटा उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। तो यूं सैंपल न्यूट्रल से क्या हो गया, चार्ज हो गया, न्यूट्रल से क्या हो गया, चार्ज हो। अब शाबाश अगली बात सुनो, अब ये पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव सैंपल को क्या करना शुरू करेगी, शाबाश, रिपेल। नीचे वाली पॉजिटिव प्लेट भी सैंपल को क्या करना शुरू करेगी, रिपेल। आगे नेगेटिव प्लेट सैंपल को क्या करना शुरू करेगी, अट्रैक्ट, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, अगर आपको एक शख्स आपका हाथ पकड़ के आगे को खींचे और एक शख्स पीछे से टांग मारे तो आप गिरेंगे या बहुत दूर जाके गिरेंगे, बहुत दूर जाके गिरेंगे, क्योंकि पीछे से भी धक्का मिल रहा है और आगे से भी आगे खींचा जा रहा है। तो इस सैंपल के साथ ऐसा ही कुछ होगा, पीछे से धक्का मिल रहा है क्योंकि पीछे पॉजिटिव चार्ज है, आगे से खींचा जा रहा है क्योंकि आगे क्या चार्ज है, नेगेटिव। तो यहां से ये सैंपल बड़ी तेजी से क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, भागेगा। जब ये भागेगा, बात को बड़े ध्यान से समझना, अब भागने के बाद ये इस टनल के अंदर एंटर हो जाएगा, ये टनल के अंदर एंटर हो गया। अब जैसे ही ये सैंपल इस टनल के अंदर एंटर होगा तो आगे मैग्नेट लगे होंगे, ये दो बेटा क्या लगे हुए हैं, मैग्नेट। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, पता है आपको, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अच्छा, मैंने शायद आपको ये बताया था शुरू शुरू में जब हम केनाल रेस और कैथोड रेस पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि चार्ज पार्टिकल्स जिन पे प्लस माइनस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होते हैं। अब शाबाश, ये चार्ज पार्टिकल हैं, अब ये चार्ज पार्टिकल जैसे मैग्नेट में एंटर होंगे तो मैग्नेट इन्हें क्या करेगा, डिफ्लेक्ट, मैग्नेट इन्हें क्या करेगा, डिफ्लेक्ट। अब मुझे एक सवाल का जवाब दें, आपने वो सुना होगा मुहावरा, मुहावरा तो नहीं, मजाक में लोग कहते हैं, जो बड़े पतले लोग होते हैं क्या कहते हैं, जब तेज आंधी आ रही होती है, हवा चल रही होती है, तो क्या कहते हैं उसको, घर से बाहर जाने से पहले कि ध्यान से जाना, कहीं उड़ ही ना जाना। क्यों उसको कहते हैं, उसका वजन बड़ा हल्का होता है, डर होता है कहीं उड़ ना जाए। कि कभी किसी मोटे बंदे को ये नहीं सुनने को मिला होगा, ऐसे ही है। अब आप मुझे बताओ कि ये नियॉन जो तीन तरह के इसमें आ रहे हैं, इनमें फर्क किस चीज का है, कलर का फर्क नहीं है, मास का फर्क है। एक 20 है, एक 21 है, एक 22। अब आप मुझे बताओ, मैग्नेट ने मोड़ना है, डिफ्लेक्ट करना है, आप मुझे बताओ आपके हाथ में रॉड हो, आयरन, लोहे का सरिया जिसे कहते हैं, किसको बेंड करना आसान है, लाइट वाले को या हैवी वाले को, लाइट वाले को बेंड करना आसान है, हैवी वाले को बेंड करना क्या है। अब इसी तरह मैग्नेट ने भी इन चार्ज पार्टिकल्स को बेंड करना है, तो आपके ख्याल में किसको बेंड करना आसान है, लाइट वाले को बेंड करना आसान है और हैवी वाले को बेंड करना मुश्किल है। तो बताओ जल्दी से, आप इन तीनों में से, ये रेसिंग ट्रैक्स बने हुए हैं, इट्स लाइक अ रेसिंग ट्रैक्स। अब इस रेसिंग ट्रैक में सबसे ज्यादा बेंड कौन हो रहा है, ब्लू वाला। इससे क्या पता चलता है ये सबसे लाइट है। सबसे कम बेंड कौन हो रहा है, नहीं, ग्रीन वाले, ग्रीन वाले सबसे कम बेंड हो रहे हैं, इसका मतलब वो हैवी है, इसका मतलब वो हैवी है, ठीक है। अब ये देखो मैग्नेट ने इन्हें डिफ्लेक्ट, अच्छा डिफ्लेक्शन की वजह से ये जो पहले इकट्ठे थे ना, अब ये इकट्ठे नहीं है, अब ये क्या हो गए, अलग हो गए, हैवी वाला अलग हो गया, लाइट वाला अलग हो गया, समझ आ गया।
अब अलग होने के बाद नीचे ये एक मीटर लगा होता है जो इनका मास मेजर करेगा। क्या मेजर करेगा? मास। ये डिवाइस होती है, इसके ऊपर जब चार्जेस गिरते हैं तो ये बताता है कि इसका इतना चार्ज है और इसका इतना मास है। तो ये हमें बताएगा कि नियोन कितनी तरह का है? शाबाश, 3 तरह का। अच्छा, आप मुझे जरा देख के बताओ किस ट्रैक में लोग ज्यादा हैं? ब्लू वाले में ज्यादा है क्योंकि उसकी मिकदार क्या है? ज्यादा है। किस ट्रैक में लोग कम हैं? रेड वाले में कम है। समझ आ गया? अब जहां ज्यादा चार्जेस गिरेंगे वहां करंट ज्यादा पैदा होगा, जहां कम चार्जेस गिरेंगे वहां करंट कम पैदा होगा। चार्ज, अब उस करंट की बेस पे उसने ग्राफ बना दिया। जहां ज्यादा करंट आ रहा था उसने उसका ग्राफ ज्यादा कर दिया, जहां कम चार्जेस गिर रहे थे उसका करंट कम, तो वहां ग्राफ भी क्या हो गया? छोटा हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब आप मुझे बताएं सबसे ज्यादा कौन है तादाद में? कौन है? नियॉन 20। क्यों? क्योंकि उसकी मिकदार, अच्छा नियॉन 20 की मिकदार देखो आप, ट्रैक में क्या है? ज्यादा। तो इस तरह इस मशीन ने हमें बताया 3 तरह के चार्ज पार्टिकल्स थे। एक का मास 20 था, एक का मास 21 था, एक का मास 22 था। ना सिर्फ उसने तादाद बता दी बल्कि उनका मास भी बता दिया। इस तरह हम क्या करेंगे, इस डाटा का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें नियॉन 20 को फुल 21 22, शाबाश। अब नियॉन 20 21 22 इनकी आगे परसेंटेजेस लिखी हुई हैं। शाबाश, कल मैंने बोला था क्या करना है आपने? आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस प्लस सेकंड आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। देखो नीचे उसने यही किया है, 20 वाले को उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया, 21 वाले को उसकी परसेंटेज के साथ, 22 वाले को उसकी परसेंटेज के साथ, डिवाइड किया किसके साथ? 100 के साथ, और फाइनल आंसर क्या आया? 20.18। पता चला ये मशीन कैसे काम करती है? एसएलओ का पार्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इसको जब फर्स्ट ईयर में पढ़ना है तो आपके दिमाग में पहले ही होगा ये कैसे कैसे काम करती है। इज इट क्लियर? चलें, अब ये एक सैंपल क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है सिल्वर का। 2 कॉइन है सिल्वर के, एक 107 एक 109, 47 47 एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है। फर्क किसका है? मास नंबर का। वो तो पता है, अब आना है। अब 47 वाला कितने परसेंट है? 47 सॉरी 107 वाला 48% है, और 109 वाला जो है, सॉरी गलत हो गया, जो हमारे पास 107 वाला है वो 51% है, और जो हमारे पास 109 वाला है वो 48% है। आपको परसेंटेजेस भी दी हैं, आपको इनके जो हैं एटॉमिक मासेस भी दे दिए गए हैं। आपने इसकी क्या फाइंड करनी है? एवरेज निकालोगे खुद ही। ठीक है, चलो शाबाश। ये कल के एसएलओ में से रह गया था, ये आज हमने इसको खत्म कर दिया। बहरहाल आज हमने नया नॉलेज स्टार्ट करना है 3.5, और इंतहाई आसान नॉलेज है। क्या है बता चुका हूं आपको। ये देखें, ये आपके सामने एक चार्ट है। डियर स्टूडेंट्स, इस चार्ट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। लाइक क्या क्या लिखा हुआ है इसमें? लिथियम, ब्रिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अच्छा, ये पीरियोडिक टेबल का ना, ये जो सीधी सीधी इस तरह लाइनें होती हैं इन्हें ग्रुप्स कहते हैं। जैसे ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ठीक है, ये ग्रुप 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है, ये 18, ये ग्रुप्स हैं सारे। अच्छा, अगर किसी का ताल्लुक ग्रुप 1 से है ना, तो खास बात क्या होगी कि उस ग्रुप से बिलोंग करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बाहर वाले शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। अगर किसी का ताल्लुक सेकेंड ग्रुप से है तो उन एलिमेंट्स के बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे देखो इनके बाहर वाले शेल में 2। अगर किसी का ताल्लुक 13 से है तो 3। ठीक है, अच्छा ये नहीं कहना 13 का मतलब यहां पर क्या है? 3। देखो जितने भी 2 एलिमेंट्स हैं यहां पर, और दोनों के बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, आगे देखें, आगे कार्बन है, चौथा 14 ग्रुप है, तो 14 का मतलब 4, तो इन सबके बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इधर 15 है तो 5 हैं। इधर 16 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके बाहर। इधर 7, ये 17 का मतलब 7th ग्रुप होगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे 7 आना था, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ग्रुप जो 18 है इनके बाहर वाले शेल में कितने होंगे? 8 1 2 3 4 5 6 7
8, ये 2 कम थे, और यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस तरह से। अच्छा, अब ये सारा कुछ बताने का मतलब क्या है? सब एलिमेंट्स का जो आइडियल है वो ये है, नोबल गैसेस। सब चाहते हैं कि हम इनकी तरह हो जाएं, सब चाहते हैं कि हम इनकी तरह हो जाएं। इनकी तरह होने का मतलब क्या है? ये सर पीरियोडिक टेबल खोलिए जरा, 1 मिनट गूगल से जी। तो कल खोला था आपने जी, ये वाला यहाँ से। अच्छा जी, वो बड़ा कर दें जरा यहाँ से ना, फुल स्क्रीन कर जी। ये फुल स्क्रीन नहीं आता, ठीक है। अच्छा जी, मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन्स पे क्लिक कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, ये समझना कि ये जो नोबल गैसेज हैं, जैसे नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनिज्म। अच्छा, और आपने आपने रेडॉन तक रहना है, जो हमारे पास ये जो क्या लिखा हुआ है, ये ऑर्गेनिजोन। ऑर्गेनिजोन जो है वो रेडियो एक्टिव है, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे पास रेडॉन तक हम लोगों ने कंसर्न हमें करना है। अच्छा जी, अब इसकी खास बात क्या है? एक मिनट जरा, यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो जरा अभी ये आ गए, बस ठीक है, आ गए, ये देखें। अच्छा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एनर्जी लेवल्स। शाबाश, बताओ बेटा, हम लोग एनर्जी लेवल्स को पढ़ के आए हैं। क्या मतलब होता है एनर्जी लेवल्स का? शेल्स। एनर्जी लेवल्स का मतलब क्या होता है? शेल्स। अच्छा, अब जरा नियोन के एनर्जी लेवल्स देखो, तो क्या लिखा हुआ है? शाबाश, क्या लिखा हुआ है? 2 8। क्या लिखा हुआ है? 2 8। 2 8 का मतलब है पहले शेल में 2 और बाहर वाले शेल में 8। ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैं आर्गोन को देखता हूं, तो आर्गोन का है 2 8 8, यानी पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और बाहर वाले शेल में 8। इसका मतलब है कि इसके भी बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। अच्छा, अगर मैं क्रिप्टॉन को देखता हूं, तो क्रिप्टॉन के 2 8 18 8, यानी अगेन बाहर वाले शेल में कितने हैं? 8। अगर मैं जिनोन को देखता हूं, तो 2 8 18 18 8, यानी बाहर वाले शेल में कितने हैं? 8। एक बात तो तय हो गई, जितने भी हमारे पास ये नोबल गैसेस हैं, इन नोबल गैसेस के जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं, उनके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 8। अब 8 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि अब स्टैंडर्ड, अच्छा, ये होते भी स्टेबल है। बाकी एलिमेंट्स भी क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी। अब दो तरह की एटम में स्टेबिलिटी होती है, एक न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी, उसका ताल्लुक है प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद के साथ, वो हमने आइसोटोप्स में देखा। और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी अभी सिर्फ आप इतना समझो कि हर एलिमेंट की कोशिश होती है कि वो अपने बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करे? 8। 8 नहीं कर सकता तो फिर एक और है, हीलियम। हीलियम है 2। क्योंकि हीलियम का एक ही शेल होता है ना, तो उसके पास अकोमोडेशन कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो जो छोटे एटम्स होंगे जिनका एक एक शेल होगा, तो उनके लिए स्टैंडर्ड क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करना। और ऐसे एलिमेंट्स जिनके 2 शेल हैं, 3 शेल हैं, 4 शेल हैं, तो उनके लिए स्टैंडर्ड क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करना। इस चीज को देखते हुए एटम या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। क्या अचीव करने के लिए? स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। वो नहीं करते, ठीक है ना? हाँ, वो पहले स्टेबल होते हैं, लेकिन आपने एक चीज को जहन में रखना है, बड़ी क्लासों में जाके आप इसमें थोड़ी देखोगे कि वो भी सम टाइम रिएक्शन कर लेते हैं। किस तरह करते हैं? जब उनके सामने एक ऐसा एलिमेंट आ जाए जो बदमाश है, गन पॉइंट पे कहता है निकालो इलेक्ट्रॉन, तो जिनोन कहता है ये लें, ले जाए। लेकिन वो सिर्फ कौन करता है? जिनोन।
समझ गए वो क्यों करता है, वो बड़ी क्लासों में जाके पढ़ोगे, लेकिन जनरली हम ये कहते हैं कि नोबल गैसेस आर स्टेबल और वो रिएक्शन नहीं करते। अब हमें क्या करना है, हमें तमाम एलिमेंट्स को एनालाइज करना है और ये फैसला करना है कि किसने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं और किसने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, अपने आप को क्या करने के लिए, स्टेबल करने के लिए। लो जी, ले जी, अब आते हैं, आपके सामने एग्जांपल है लिथियम। जी बेटा, लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये उसको फुल स्क्रीन करें, 2 1, ये देखें, पहले शेल में 2, बाहर वाले शेल में 1। अब लिथियम स्टेबल होना चाहता है, शाबाश, कैसे स्टेबल होगा? दूसरी बात, पीरियोडिक टेबल में आपको जनरली जो एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, ये पीरियोडिक टेबल खोलिए। अच्छा, ये पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो आपको जनरली देखने को मिलेंगे वो ज्यादातर आपको, ये देखें, ये कलर, ये जो सारी की सारी मेटल्स हैं, ये पूरी पीरियोडिक टेबल में जो इस कलर की मेटल हैं वो अल्कली मेटल्स हैं। ये क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल जो इस कलर की हैं। जो हमारे पास ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, यानी ज्यादातर एलिमेंट्स मेटल हैं। और इस एरिया में, ये फुल स्क्रीन इधर मुझे लेके, इस एरिया के अंदर ये जो एरिया है, ये इसमें ज्यादातर क्या है? नॉन मेटल्स हैं। अब मेटल नॉन मेटल ऐसे ही है जैसे हमारे मुआशरे में मर्द और खवातीन दो ऑपोजिट जेंडर्स हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल ये दो ऑपोजिट समझ लो जेंडर है एलिमेंट्स की दुनिया में। जो मेटल करेंगे नॉन मेटल तकरीबन उसका उलट करेंगे। मसलन मेटल इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करना चाहता है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। तो इस तरह से इनके बिहेवियर में चेंज है बहुत ज्यादा। अब इस चीज को जहन में रखते हुए अब आप मुझे बताओ, लिथियम एक मेटल है, लिथियम ना एक मेटल है। अब जरा जायजा लो इस चीज का कि लिथियम को स्टेबिलिटी चाहिए। शाबाश, क्या करेगा वो? अपने बाहर वाले शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन। जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, नॉर्मली एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशो बराबर होती है। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कौन ज्यादा हो जाएंगे? प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, तो चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। तो कहा यह जाएगा कि जब ये लिथियम अपने बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो शाबाश, देखो लिथियम जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये फुल स्क्रीन करें इधर, ये देखें 2 1। अब 2 1 की जगह खाली क्या लिखूंगा मैं? 2। क्यों 1 क्यों नहीं लिखा? वो एक इलेक्ट्रॉन था गया। क्या ये स्टेबल हो गया? यस। किसको, किसके लिहाज से स्टेबल हुआ? हीलियम। हीलियम के पास कितने थे? 2। इसने भी कितने अचीव कर लिए? 2। तो अपने बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करने का मतलब क्या अचीव करना? स्टेबिलिटी अचीव करना। समझ आ गया? तो वी कैन से दैट कि लिथियम अच्छा एक इलेक्ट्रॉन लूज करके डुप्लेट रूल कहता है, दिस इज डुप्लेट रूल। अब आ जाए सोडियम की तरफ, शाबाश 2 8 1। बताइए 2 8 1, 2 8 1 मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा? शाबाश, मैंने डॉट लगाया तो आपने समझ लिया गेन करेगा, लूज करेगा। क्यों? क्योंकि मेटल की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? शाबाश, एक ही लूज करेगा, क्योंकि जैसे ये लूज करेगा तो पीछे कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब क्या है कि 2 8 में से जब एक निकलेगा, शाबाश, 2 8 में से जब एक निकलेगा तो पीछे जब 2 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो बाकी नोबल गैसेस के पास बाहर वाले शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8 8। तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, अब इसको लिखेंगे कैसे? शाबाश, ये देखें, ये था सोडियम, तो ये क्या है? शाबाश, सोडियम +1। व्हाट इज +1? ये शो करता है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। शुरू में मैंने बोला प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या थे? बराबर। जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो एक अदद प्रोटॉन क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो क्या चार्ज आएगा? +1। क्या Na+ स्टेबल है? यस। चलो मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। ये नीचे कौन है? शाबाश, कैल्शियम। अब कैल्शियम का ताल्लुक आपने देखा था सेकंड ग्रुप के साथ, सेकंड ग्रुप में था कैल्शियम।
मुझे कैसे पता चला सेकंड ग्रुप के साथ ताल्लुक है इसका? शाबाश, कोई हिंट मुझे मिला होगा ना यहां से? क्या हिंट है मेरे पास? वेरी गुड, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, उसका ताल्लुक सेकंड ग्रुप से। अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो फर्स्ट ग्रुप से, 3 इलेक्ट्रॉन होते थर्ड ग्रुप से। ये हिंट मिल गया। अब बताओ शाबाश, पहले शेल में 2 गिन सकते हो आप, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में भी 8, और बाहर वाले शेल में 2। अब आपके सर 2 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल तो है ये? पढ़ा ना आपने, हीलियम के पास भी बाहर वाले शेल में कितने होते हैं? 2। क्या ये स्टेबल है? याद रखो मैंने बोला था कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके स्टेबिलिटी अचीव करना ये सिर्फ किन के लिए है? जिनका एक शेल है, जिनका सिंगल शेल था। इसका तो सिंगल शेल नहीं है, इसके तो बहुत ज्यादा शेल्स हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना ये स्टेबिलिटी की निशानी नहीं है, बल्कि ये मेटल है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को शाबाश क्या करेगा? लूज करेगा। कैल्शियम जब दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या चार्ज आएगा? +2। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पीछे कितने बचेंगे? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स किसकी निशानी है? स्टेबिलिटी की निशानी। तो इस तरह ये हो गया सिंपल एलिमेंट का सिंबल, और ये उसके आयन का सिंबल। यही हमने सीखना है, समझ आ गया? चलो आगे चलते हैं। ये तो सारी मैंने बातें की। इसी तरह एक और एग्जांपल है, शाबाश जल्दी बोलो। मैग्नीशियम 12, क्या लगता है आपको इसका ताल्लुक कौन से ग्रुप से है? सेकंड ग्रुप से है। कैसे पता चला? बाहर वाले शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। स्टेबिलिटी अचीव करनी है, बताओ क्या तरीका करें? शाबाश, पहले शेल में 2, 8, 2, बाहर वाले शेल के 2 निकाल दो, मेटल है, निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। शाबाश, ये देखें 2, 8, 2, 2 निकले, तो पीछे 2, 8 बचे, +2 का मतलब ये शो करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन गए। जब 2 इलेक्ट्रॉन गए तो स्टेबल हो गया। नाउ दिस इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम एंड दिस इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम आयन। उम्मीद है कि मेटल के ऊपर क्या आएगा? शाबाश, +3 चार्ज आएगा। समझ आ गया? अच्छा चलो अब आते हैं फर्दर आगे, नॉन मेटल्स की तरफ। शाबाश, बताओ नॉन मेटल्स क्या लगता है आपको? ये कौन है? फ्लोरीन। सबसे पहले तो इसकी शक्ल देख के बताओ, इसकी पीरियोडिक टेबल में जगह तलाश कर सकते हो? कौन सी जगह होगा ये? कैसे पता? देख देख के बताना है, देख के नहीं बताना है, ऐसे बताना है। बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये 17th ग्रुप में होगा, जिसको 7 ग्रुप भी कहते हैं। कुछ ग्रुप बुक्स में 7 ही लिखा होगा, कुछ में 17 है, दोनों ठीक है। बड़ी क्लासों में आप इसकी ग्रुपिंग सीखोगे। अच्छा, अब नॉन मेटल है, क्या समझते हो? नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा? अब खुद सोचो, 7 तो है उसके पास, भाई 7 तो है, एक वो लेगा तो क्या चार्ज आएगा? शाबाश, -1। 2, 8 का मतलब 7 की बजाय आप 8, तो ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। समझ गया मेरी बात को? चलो शाबाश, इसी तरह आगे चलते हैं। क्लोरीन का क्या ख्याल है, कहां होगा पीरियोडिक टेबल में? 7वें ग्रुप में होगा। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की है, फ्लोरीन और क्लोरीन में क्या फर्क है? शेल्स में फर्क है। क्या फर्क है शेल्स में? उसके 2 शेल्स और उसके 3 शेल्स हैं। अच्छा, शेल्स के साथ में एक मजेदार चीज बताता हूं आपको, एक और इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आपने नोटिस किया, ये सबके 2-2 शेल्स हैं, पूरी लाइन में 2 हैं, और नीचे वाली पूरी लाइन में 3 है। लिंक समझ आ रहा है आपको? ये जो लाइन होती है जिसे हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये स्ट्रेट लाइन को वर्टिकल बोलते हैं। ये इस तरह जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। इस तरह लाइन को क्या बोलते हैं? वर्टिकल। वर्टिकल वाले को बोलते हैं ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल वाले को पीरियड। अगर किसी का ताल्लुक सेकंड पीरियड से है तो सबके 2 शेल, किसी का ताल्लुक थर्ड पीरियड से है तो सबके 3 शेल, किसी का ताल्लुक फोर्थ पीरियड से है तो सबके 4th शेल। ये भी आपको एक इंफॉर्मेशन मिल गई है, ठीक है? चलो आगे चलो। शाबाश, दोनों का इकट्ठा बताओ। इसका तो बता दिया, उसके बारे में भी बताओ। 7 तो हैं उसके पास, स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए? एक और, तो वो लेगा इलेक्ट्रॉन, क्या चार्ज आएगा? -1, और क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। चलो अब फर्दर, शाबाश, ऑक्सीजन के बारे में क्या ख्याल है?
किस जगह होगा ये? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना। नहीं ये तो ठीक है, लेकिन होगा कहां पर ये? 6वें ग्रुप में होगा। कैसे पता चला? 6वां नहीं कहना, 6th, या आपने कहना है 16th। समझ गए हो? तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 करेगा तो क्या चार्ज आएगा? शाबाश, -2। 2 8 के बाद क्या हो गया? स्टेबल हो गया। समझ आ गया? सल्फर भी उसी कैटेगरी का है, वो भी 6 में है, बस फर्क वो क्या होगा, वो सेकंड पीरियड से है और ये थर्ड पीरियड से है। समझ आ गया? और वो भी कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? तो दिस इज हाउ आइंस आर फॉर्म्ड। एनाइंस किन्हें बोलते हैं? नेगेटिव वालों को। कैटाइंस किन्हें बोलते हैं? पॉजिटिव वालों को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा नॉलेज था। ये अब आपके लिए क्वेश्चंस हैं, ये अपने घर पे पीपीटी को, ये वैसे नीचे क्वेश्चन बैंक सारे मैं दोबारा अपलोड करवा देता हूं, तो ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने, सारे वही क्वेश्चन है। हाउ डज द लूज और गेन इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन प्रोवाइडिंग, आपने बताना है लॉस और गेन की वजह से इलेक्ट्रॉन पे मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। कंपेयर द फॉर्मेशन ऑफ Na+ आयन एंड Cl- आयन, इनका कंपैरिजन करना आपने, ये सारा कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? तो कल इंशाल्लाह लास्ट नॉलेज है इस चैप्टर का, वो हम स्टार्ट करेंगे। और अभी तक के पोर्शन में किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। ये फुल स्क्रीन करें जरा, एक दफा ये क्वेश्चन देख लें। सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए इनके साथ। सर मैं आपको कह रहा हूं ये फुल स्क्रीन कर दें, जरा एक दफा देखें। ठीक है, ओके जी। जूम पे जो बच्चे बैठे हैं उनका कोई सवाल हो तो वो कर सकते हैं। देखें, मैं लास्ट पे कंक्लूड करूंगा, एसएलओ बेस्ड एग्जाम कितना अच्छा, आपके सर पे बोझ नहीं है, आपने याद करना है। अभी भी आप याद कर रहे हैं ना कुछ, तो मतलब आप बड़ा, ये कंसेप्चुअल एजुकेशन में सबसे खूबसूरत बात क्या, याद नहीं करना। जितना याद करने में टाइम लगना है उतना ही टाइम जरा समझने में लगा दो तो जिंदगी आसान। इज इट क्लियर? आप जैसे जैसे केमिस्ट्री सीखते जाओगे, जैसे जैसे फिजिक्स सीखते जाओगे, फिर ये एक दूसरे को हेल्प करेंगे। फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाले कंसेप्ट केमिस्ट्री में आएंगे, केमिस्ट्री वाले फिजिक्स में आएंगे, वो बायो में आएंगे, मैथ फिर सब में आएगा। तो जिस तरह आपने इनको आपस में जोड़ लिया तो आप फिर साइंटिफिक नॉलेज गेन करोगे, और साइंटिफिक नॉलेज गेन करोगे तो फिर आप उस साइंटिफिक नॉलेज का कुछ काम इस्तेमाल करके कुछ इनोवेशन, कुछ प्रोडक्ट्स बनाओगे, तो फिर आगे जाओगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता मुझे बायो अच्छी लगती है तो बायो ही पढ़नी है। फिजिक्स बायो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, हर सब्जेक्ट साइंस का जो है वो कनेक्टेड है। दिस इज कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक योर टाइम।